गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित शिक्षण में हम देखेंगे गणित शिक्षण विधियों की सामान्य जानकारी की। शिक्षण विधि का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षण विद्या जैसे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के बाद मनोविज्ञान का विकास हुआ, और मनोविज्ञान के बाद जैसे हम देखते हैं कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। जब अध्यापन कार्य होता है तो बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का ध्यान रखा जाता है। वो ध्यान शिक्षण विधियों के द्वारा हम आवश्यक रूप से पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं। उसे रखने के लिए शिक्षण विधियों को प्रयोग में किया जाता है। बात करते हैं शिक्षण विधि के अर्थ की। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के बारे में सोचे बिना यदि कार्य करेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या घटित होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या घटित होगा, तो उस चीज की पहले से ही जानकारी प्राप्त करना, उसके परिणामों के बारे में सोचना, उसके लाभ हानि के बारे में सोचना, वो सब जानकर विभिन्न विधियों को काम में लेना ही शिक्षण विधि को प्रयुक्त करना कहलाता है। तो शिक्षण विधि जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है, उससे पहले वो अपनी शिक्षण रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें वो शिक्षण विधियों को समाहित करता है, जिससे कि उसके द्वारा करवाया गया शिक्षण जो है बालकों में पूर्ण रूप से अधिगमित हो। इसके लिए वो मुख्यतः दो चीजों को ध्यान में रखता है। वो चीजें हैं, एक तो होता है शिक्षण के सिद्धांत, जिन बातों को वो ध्यान में रखता है, एक तो होते हैं शिक्षण के सिद्धांत, दूसरी बात है शिक्षण के सूत्र, जिन्हें हम शिक्षण सूत्र या मैगजीन्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। अब शिक्षण के सिद्धांत जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बालकों के स्तर का सिद्धांत। इसी प्रकार शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सारे शिक्षण सूत्र थे जिनका अध्ययन हम कक्षा में कर चुके हैं। उसके बाद इन सूत्रों और सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करके ही शिक्षण विधि का निर्माण होता है, जिसे अध्यापक अपने शिक्षण में प्रयोग में लेता है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे। जैसे बाइनिंग की कहते हैं कि शिक्षण विधि जो है शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील करती है। बाइनिंग कहते हैं शिक्षण विधि जो है वो शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील करती है। कि शिक्षण गति कब पकड़ेगा, जब उसमें अच्छी शिक्षण विधि का समावेश होगा। फिर एक परिभाषा और अपने सामने आती है डॉक्टर सरोज सक्सेना की। डॉक्टर सरोज सक्सेना जी कहती है कि बच्चों को शिक्षण सामग्री पहुंचाने का माध्यम ही क्या है, शिक्षण विधि है। यानी शिक्षण विधि के द्वारा ही आप बच्चों को शिक्षण सामग्री पहुंचा सकते हो। जैसा आपको पता है कि आज की जो अपनी शिक्षा है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। और आपको बता दूं, प्राथमिक कक्षाओं में जो अध्यापन कार्य होता है वो आज का अध्यापन कार्य क्या है, गतिविधि आधारित है। ध्यान रखना इस बात को, जो अध्यापन कार्य है वो कैसा है, गतिविधि आधारित है। और गतिविधि करवाने के लिए आपको शिक्षण विधि जानना जरूरी है, क्योंकि शिक्षण विधि के द्वारा बालकों में आप सर्वांगीण बालकों का विकास कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, शिक्षण विधि जो है निर्भर किस पे करती है, शिक्षण विधि निर्भर करती है विषय वस्तु की प्रकृति पर। विषय वस्तु की प्रकृति पर, कि जो आप बच्चों को विषय वस्तु पढ़ा रहे हो वो कैसी है, उसके हिसाब से आपको शिक्षण विधि का चयन करना है। और किस पर निर्भर करती है, अध्यापक के व्यक्तित्व पर। अध्यापक के व्यक्तित्व पर आपको बताऊं, एक समय था जब गणित विषय से बच्चे ज्यादा डरा करते थे। वो किस वजह से डरते थे, वो टीचर्स पर्सनैलिटी की वजह से, अध्यापक के व्यक्तित्व की वजह से। उस पर भी डिपेंड करता है कि शिक्षक विधि जो है, शिक्षण विधि वो किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकरण को पढ़ाने के लिए आप कौन सी शिक्षण विधि काम में लोगे, वो किस पे डिपेंड करेगी, अध्यापक के व्यक्तित्व पर। किस पे डिपेंड करेगी, विषय वस्तु की प्रकृति पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विषय वस्तु
पर अध्यापक का नियंत्रण, अध्यापक का नियंत्रण, कि जो विषय वस्तु शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उस पर अध्यापक का कंट्रोल कितना है। कई बार ऐसा होता है शिक्षक एक चीज को बार बार पढ़ाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, उस स्थिति में उसे शिक्षण विधि बदलने की आवश्यकता है। क्यों? नियंत्रण की बात आती है। तो मुख्य रूप से अपन ने देखा कि तीन चीजें हैं कि शिक्षण विधि डिपेंड करती है विषय वस्तु की प्रकृति पर। जो आपने विषय वस्तु चुनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका नेचर क्या है। अध्यापक की व्यक्तित्व क्या, अध्यापक को अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उसे शिक्षण विधि को चयन करना होता है। और तीसरी बात है विषय वस्तु पर अध्यापक का नियंत्रण कितना है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। कई बार हमें कहीं जाना होता है, हम उस जाने के लिए हम शॉर्टकट चुनते हैं। तो ध्यान देना, वो शॉर्टकट से हो सकता है कि कई बार वो शॉर्टकट आपके लिए लंबा रास्ता भी हो सकता है और वो कई बार शॉर्टकट उससे आपको जल्दी भी पहुंचा सकता है। हो सकता है उस शॉर्टकट में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़े। तो हमें शिक्षण क्षेत्र में शॉर्टकट नहीं चुनना है, हमें उचित शिक्षण विधि चुननी है जो डिपेंड करती है विषय वस्तु की प्रकृति पर, अध्यापक के व्यक्तित्व पर और विषय वस्तु में पर अध्यापक का नियंत्रण कितना है उस पर डिपेंड करती है आपकी ये सारी चीजें शिक्षण विधि। अब आगे बात करते हैं हम शिक्षण विधि में। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षण विधि के बारे में कई सारी बातें कही है कि छात्र में वांछनीय मूल्य और उनकी अभिवृत्तियों का विकास शिक्षण विधि के द्वारा होता है। बालकों का शारीरिक मानसिक विकास शिक्षण विधियों के द्वारा होता है। बालक स्वयं करके सीखता है विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा। और छात्रों में रुचियों का विकास ये सब शिक्षण विधि के द्वारा किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं शिक्षण विधि के तत्व, कि एक शिक्षण विधि काम में ली जाती है तो उसे सफल बनाने के लिए किन किन तत्वों को काम में लिया जाना चाहिए। तो सबसे प्रमुख तत्व जो है मैं आपको बताऊं, जैसे हम अपने विचारों को, भावनाओं को, अपने अनुभव को, एक्सप्रेशंस को किसके द्वारा प्रकट करते हैं? जी हाँ, भाषा के द्वारा। ठीक है। अब भाषा के द्वारा कैसे प्रकट करते हैं? संप्रेषण से। कैसे प्रकट करते हैं? संप्रेषण से या बोलचाल से। अभी संप्रेषण भी दो तरीके से हो सकता है, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। तो संप्रेषण या बोलचाल जो है उसके द्वारा शिक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। इसका प्रमुख तत्व जो है शिक्षण विधि का संप्रेषण या बोलचाल है। क्यों? बिना बोलचाल के आप अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। जो दूसरा तत्व जो आता है वो है चित्र। आप चाहें कि आपकी शिक्षण विधि सार्थक हो तो उसके लिए आपको उसमें विभिन्न चित्रों का समावेश करना होता है। चित्र कैसे हो सकते हैं? रेखा चित्र हुआ, आप कोई डायग्राम बना दे, ये कई प्रकार के चित्र, रेखा चित्र, इन सब के द्वारा आप बच्चों तक उस शिक्षण सामग्री को आसानी से और रुचिपूर्वक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षण विधि के एक तत्व में और क्या हो गया? चित्र, कि चित्रों का भी आपको उसमें समावेश करना चाहिए। अगला जो है वो है प्रदर्शन। कई विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे आप प्रदर्शन के द्वारा आसानी से पढ़ा सकते हो और बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हो। प्रदर्शन की बात करें तो विजुअलाइजेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करोगे? प्रदर्शन कैसे होगा? चार्ट के द्वारा लाइव चीज को आप प्रस्तुत कर सकते हो। आपकी जो गणित प्रयोगशाला है उसमें टीवी द्वारा, पिक्चर द्वारा, अपना एनवायरनमेंट आप उनको भ्रमण करवा सकते हो। उसके द्वारा भी आप प्रदर्शन के द्वारा भी, ये प्रदर्शन से भी आप अपनी शिक्षण विधि को रोचक बना सकते हो, प्रभावी बना सकते हो। अगली आती है प्रदर्शन के बाद है हाव भाव। महत्वपूर्ण चीज है, आपके एक्सप्रेशन कैसे है, आपके हाव भाव कैसे है, वो भी डिपेंड करता है एक शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए। तो उसी का एक तत्व है शिक्षण विधि का कि आपके हाव भाव कैसे है। नीरसता से पढ़ाया हुआ अच्छा प्रकरण भी नीरस हो जाता है। समझना? नीरसता से पढ़ाया हुआ अच्छा प्रकरण भी नीरस हो जाता है और नीरस प्रकरण भी
अच्छी शिक्षण विधि और रोचकता और हाव भाव के साथ पढ़ाया हुआ भी एक आकर्षक रूप ले लेता है। ये क्या है, आपके हाव भाव है, आपका बोलने का तरीका, आपका चेहरा क्या बोल रहा है, आपकी आंखें क्या बोल रही है। अब देखते हैं कि विद्यालयों में जो विद्यार्थी है वो सब शिक्षक से बराबर लगाव नहीं करते, किसी शिक्षक से विशेष लगाव होता है, किसी से कम लगाव होता है। वो क्या कारण है, उनका हाव भाव, उनका बोलने का तरीका, उनका समझाने का तरीका। तो शिक्षण विधि में ये हाव भाव भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उजागर होता है। उसके बाद अपन देखते हैं लेखन। महत्वपूर्ण चीजों को लिखकर आपको बच्चों को समझाना होता है, ये शिक्षण विधि का एक तत्व है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखित रूप में आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगली चीज आती है पठन। बार बार अपन देख रहे हैं पठन। शिक्षक जो पठन करता है, शिक्षक जो पठन करता है उसे कहते हैं आदर्श वाचन। क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जब होता है उसमें शिक्षक को उच्चारण का, सुरताल का, इन कई बातों को ध्यान में रखना होता है। और बच्चे जब करते हैं उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण वाचन में शिक्षक को उनके उच्चारण वगैरह का सुधार करवाना होता है। ये भी एक शिक्षण विधि का प्रमुख तत्व है। उसके बाद अपन देखते हैं निर्देशन। यहां मैं लिख देता हूं निर्देशन, गाइडेंस। कई बार ऐसी स्थिति होती है लंबे समय तक अगर शिक्षक बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होता तो बच्चे सीखने में कम हो जाते, सीखने में उनकी कमी आती है। तो समय समय पे शिक्षक को क्या चाहिए, वो बच्चों का गाइडेंस करे, उनका निर्देशन करे, उनकी काउंसलिंग करे, जिससे उनकी कमियों का पता लगाया जा सके और शिक्षक उनसे रूबरू हो और उनसे घुल मिल सके। तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, अपने शिक्षण विधि की सामान्य जानकारी। अपन ने देखा कि गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां किन बिंदुओं पर आधारित होती है, किस प्रकार काम करती है, किन तत्वों को आपको विशेष रूप से शिक्षण विधियों में ध्यान में रखना होता है, ये सारी चीजें आज अपन ने देखी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।